नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर धीरज फत्ते, हिंदी विभाग प्रमुख, संजीवनी महाविद्यालय चापोली। आज के इस ऑनलाइन ताशिका में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इसके पूर्व की ताशिका में हमने पृथ्वीराज की आंखें, इस एकांकी की जो पृष्ठभूमि है उसकी चर्चा की थी। इस एकांकी का जो सारांश रूप में परिचय हम देखते हैं। ये जो एकांकी है डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा लिखी गई है। पृथ्वीराज की आंखें, इस एकांकी के कई मुद्दों को लेकर हम आज चर्चा करते हैं। इस एकांकी की पार्श्वभूमि क्या है, एकांकीकार का उद्देश्य क्या है, चरित्र किस प्रकार के हैं, आदि कई सारे मुद्दों को लेकर हम सारांश रूप में उसका विचार करते हैं। तो सर्वप्रथम डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने ये जो एकांकी लिखी है वो महाकवि चंद बरदाई ने उनका जो ग्रंथ पृथ्वीराज रासो है उस ग्रंथ के आधार पर इसकी रचना की है। पृथ्वीराज रासो ये जो ग्रंथ है उसके अंतर्गत रासो के 66 समयों शीर्षक के अंतर्गत उसको बड़ी लड़ाई समयों के अंतर्गत उन्होंने वर्णन किया है, जिसमें मोहम्मद गौरी द्वारा पृथ्वीराज को बंदी बनाकर गौर ले जाने का वर्णन है। उसके साथ साथ 67 समयों, बानवेद समयों, ये दूसरा प्रसंग है। तो इसमें पृथ्वीराज की धनुर्विद्या का जो वर्णन है तथा अंत में पृथ्वीराज के शब्दवेदी बाण से मोहम्मद गौरी के वध होने का वर्णन किया गया है। तो इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर लेखक ने पृथ्वीराज की आंखें एकांकी का निर्माण किया है। तो इस प्रकार इस एकांकी का जो निर्माण है दो अलग अलग प्रसंगों पर आधारित है। ये जो प्रसंग है, जिन प्रसंगों का वर्णन चंद बरदाई ने अपने ग्रंथ पृथ्वीराज रासो के अंतर्गत किया है, अलग अलग शीर्षकों के माध्यम से उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के धैर्य, शौर्य आदि को लेकर ये ग्रंथ लिखा है। उसमें से 66 समयों अर्थात बड़ी लड़ाई समयों ये जो भाग है उसके अंतर्गत चंद बरदाई ने मोहम्मद गौरी द्वारा पृथ्वीराज को बंदी बनाकर गौर ले जाने का वर्णन किया है। यानी कि जिस समय 1992 में तराइन की जो दूसरी लड़ाई जिसमें गौरी द्वारा पृथ्वीराज हार जाते हैं और उनको बंदी बनाकर गौर ले जाते हैं, तो उसका वर्णन किया है। तो उस पर आधारित डॉक्टर वर्मा जी ने पृथ्वीराज की आंखें भाग पहला एकांकी लिखा है। उसके बाद चंद बरदाई का ग्रंथ पृथ्वीराज रासो के अंतर्गत जो 67 समयों जिसके अंतर्गत बानभेद समयों, तो इसमें पृथ्वीराज की धनुर्विद्या का वर्णन किया है और अंत में पृथ्वीराज अपने शब्दवेदी बाण से मोहम्मद गौरी का अंत करने का वर्णन इस ग्रंथ के अंतर्गत है। तो उसका आधार लेकर ये दूसरा जो भाग है पृथ्वीराज की आंखें का डॉक्टर वर्मा जी ने लिखा है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा लिखित पृथ्वीराज की आंखें एक भावना प्रधान ऐतिहासिक नाटक है। इस नाटक की कथा वस्तु पृथ्वीराज के मित्र महाकवि चंद बरदाई द्वारा लिखित पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के 66वें समयों और 67वें समयों पर आधारित लिखा गया है। तराइन के प्रथम युद्ध में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी पराजित होकर भाग जाता है। उसी तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज जयचंद के विश्वासघात के कारण मोहम्मद गौरी से पराजित हो जाते हैं। मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज को बंदी बनाकर गौर ले जाते हैं। बंदीगृह में उनके साथ क्रूरतम व्यवहार किए जाते हैं।
महाराज पृथ्वीराज की आंखों में गर्म सलाखें डालकर उन्हें अंधा बना दिया जाता है। महाराज पृथ्वीराज का परम मित्र महाकवि चंदबरदाई बंदीगृह में अपने मित्र को मिलने के लिए आते हैं। वो वहाँ महाराज के प्रति हुए अमानवीय व्यवहार से बहुत ही आहत होते हैं, दुखी होते हैं। महाराज चंदबरदाई को अपने ऊपर हुए अन्याय अत्याचार की पूरी जो कहानी है वह सुनाते हैं, जिससे आहत होकर महाराज भी चंदबरदाई से हत्या करने की बात करते हैं। किंतु इस प्रकार की बात सुनकर स्वयं चंदबरदाई कटार से स्वयं की ही आत्महत्या करने के लिए वह तैयार हो जाता है। तो इसी समय मोहम्मद गौरी वहाँ आकर चंदबरदाई को रोकता है और वह चंदबरदाई के द्वारा महाराज शब्द और पृथ्वीराज की आंखों पर वह व्यंग्य करता है, उनका मजाक उड़ाता है। तो इस अवसर पर चंदबरदाई पृथ्वीराज के शब्दवेदी बाण चलाने के चमत्कार की प्रशंसा मोहम्मद गौरी के सामने करता है। मोहम्मद गौरी उस अद्भुत चमत्कार को देखने के लिए तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार की जो कथा है या इस कथा प्रसंग को आधार बनाते हुए डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने इस एकांकी का निर्माण किया है। प्रस्तुत एकांकी पृथ्वीराज की आंखें, उनका एक एकांकी संग्रह है। पृथ्वीराज की आंखें, उस एकांकी संग्रह से ये एकांकी लिया गया है। तो इस एकांकी को सन 1937 में डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने बनारस की एक धर्मशाला में बैठकर लिखा है। जैसे कि मैंने उल्लेख किया था कि महाकवि चंद ने अपने ग्रंथ पृथ्वीराज रासों में पृथ्वीराज चौहान का कैद होना, उनकी धनुर्विद्या का वर्णन और पृथ्वीराज चौहान के शब्दवेदी बाण से शहाबुद्दीन गौरी का वध होना लिखा है। उसके आधार पर इस एकांकी का निर्माण हुआ है। इस दृष्टिकोण को सामने रखकर वर्मा जी ने इस एकांकी की रचना की है। इस एकांकी में पृथ्वीराज चौहान की वीरता और आत्म गौरव का जो चित्रण है वह है। निष्ठुर बादशाह मोहम्मद गौरी को कई बार पृथ्वीराज चौहान ने हराया, परंतु जयचंद की धोखेबाजी के कारण पृथ्वीराज गौरी से हार जाते हैं। गौरी ने उन्हें कैद में डालकर अनेक यातनाएं देने का उल्लेख इस एकांकी के अंतर्गत किया गया है। उनकी तेजपूर्ण आंखें, जिससे दुश्मन भी थर्राते थे, उन आंखों को छुरे से छेद डाला जाता है। उनकी जो पुतलियां हैं उनको जलाया जाता है। इतना ही नहीं तो उनके आंखों में नींबू, मिर्च तथा नमक जैसी चीज़ें डालकर उनको यातनाएं दी जाती है। तो इस प्रकार की जो यातना है सहन करते हुए आंखों में उनके स्वदेश की मूर्ति बसी होने की जो बात है लेखक ने या एकांकीकार ने इसके अंतर्गत की है। जिनकी आंखों में स्वदेश की मूर्ति बसी हो उनका शरीर कैद हो सकता है, लेकिन आत्मा कैद नहीं हो सकती। इतनी भयानक यातना के बावजूद भी गौरी पृथ्वीराज के स्वाभिमान को तोड़ नहीं सकता, क्योंकि गौरी की प्रत्येक बात तथा उसका जो कटाक्ष है उसका करारा जवाब पृथ्वीराज अपने स्वाभिमान के माध्यम से देते हैं। उसके सामने अपना जो स्वाभिमान है कभी भी झुकने नहीं देते। एकांकी के अंत में अपने शब्दवेदी बाण कौशल्य से पृथ्वीराज शहाबुद्दीन गौरी का वध करने का प्रसंग दिखाया गया है। इस एकांकी की जो कथा है ऐतिहासिक होते हुए भी कौतूहल से युक्त है। इस एकांकी के
आरंभ से लेकर अंत तक हम जो कुतूहल है वह देख पाते हैं। एकांकी का प्रमुख चरित्र पृथ्वीराज एक ऐसा व्यक्तित्व है जो अपना सब कुछ खोकर भी अपना तथा अपनी जो स्वाधीनता है उसकी रक्षा करता है। यहाँ तक कि वह अपनी आँखों की कुर्बानी देकर अपना तथा अपने जातिगत धर्म और प्राकृतिक जो स्वतंत्रता है उसको वह नहीं खोता है। डॉक्टर वर्मा जी के आदर्शवादी विचारों के मूल में वास्तविकता को यहाँ देखा जा सकता है। जीवन की वास्तविकता को वह अपने इसी दृष्टिकोण के सहारे आदर्शवादी मोड़ प्रदान करते हुए दिखाई देते हैं। एकांकी में पात्रों की जो भाषा है वह स्वाभाविक और पात्रानुकूल है। हम देखते हैं कि इस एकांकी के पात्रों में कुछ हिंदू पात्र हैं और कुछ मुस्लिम पात्र हैं। तो इस प्रकार पात्रों की अलग अलग प्रकार की भाषा का जो दर्शन है इसके अंतर्गत होता हुआ दिखाई देता है। पात्रों की संख्या केवल 4 है। इस एकांकी के पात्रों का जो परिचय है इसके पूर्व भी हमने देखा है। एकांकी के पात्रों में कुल 4 पात्र एकांकी के अंतर्गत हैं। शहाबुद्दीन गौरी जो गौर का सुल्तान है, खान तारार मारूफ खां जो मोहम्मद गौरी का सुल्तान है, चंद बरदाई महाकवि के रूप में और पृथ्वीराज चौहान के परम मित्र हैं। और इस एकांकी का चर्चित और प्रमुख जो चरित्र है वो पृथ्वीराज चौहान है जो दिल्ली के सम्राट है। इस एकांकी का काल 1992 का है। इसका जो स्थान है वो गौर के किले के सामने एक विस्तृत मैदान है। इस घटना का जो समय है वह दिन का अंतिम प्रहर है। तो इस एकांकी को हम देखते हैं कि एकांकी के अंतर्गत रंग संकेतों का प्रयोग किया जाता है जिसके माध्यम से हमें एकांकी का जो वातावरण है, एकांकी का कथा का जो परिचय है वो हो जाता है, पात्रों का परिचय हो जाता है। इस एकांकी के आरंभ में जो रंग संकेत दिए हैं उसके अंतर्गत अस्त होते हुए सूर्य की किरणें अपनी विस्तृत बाहों से प्रत्येक स्थान पर सुनहला रंग भर रही है। इस एकांकी के एकांकीकार के साथ साथ कवि रहे हैं और उनके कवि मन का जो प्रभाव है इस एकांकी की कथा के माध्यम से भी हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार इस एकांकी का जो वातावरण है वह दिन का अंतिम प्रहर का समय है। उस समय का वर्णन इस रंग संकेत के माध्यम से उन्होंने किया है। अस्त होते हुए सूर्य की किरणें अपनी विस्तीर्ण बाहुओं के प्रत्येक स्थान पर सुनहला रंग भर रही है। मोहम्मद गौरी के बहुत से सामंत समतल ऊंची भूमि पर मखमली आसनों पर बैठे हैं। तो इस प्रकार जैसे कि ये जो गौर के किले के सामने का जो विस्तृत मैदान है उस मैदान के समतल भूमि पर मखमली आसन पर मोहम्मद गौरी के कुछ जो सामंत है, जो सैनिक है, वह बैठे हुए दिखाई देते हैं। हल्का सा शोर भी हो रहा है। रंग बिरंगी पोशाकों में सामंत ऐसे लग रहे हैं जैसे नाना रंगों के फूलों में गुलदस्ते करीने से सजे गए हैं। तो इस प्रकार कवि मन की ये भाषा है। रंग बिरंगी पोशाकों में सजे हुए ये शहाबुद्दीन गौरी के सामंत या सरदार हैं जो नाना रंगों के फूलों में जो गुलदस्ते सजाए जाते हैं उस प्रकार लग रहे हैं। उत्तर दिशा में एक ऊंचा मंच है जिस पर गौर का सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी बैठता है, किंतु वह इस समय खाली है। तो इस प्रकार शहाबुद्दीन गौरी के बैठने का जो मंच है वह
उत्तर की दिशा में एक ऊंच मंच किया गया है और वहाँ इस समय वह खाली दिखाई दे रहा है। उत्तर और दक्षिण दिशा में 2 मीनारे हैं जिन पर नगाड़े रखे हुए हैं। इन पर चोट कर आवाज़ पैदा की जाती है। तो इस प्रकार यहाँ हम इस प्रकार का दृश्य देख रहे हैं। उत्तर दिशा में एक ऊंचा मंच है जिस पर गौर का जो सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी है वह बैठता है, किंतु अब वह खाली है। उत्तर और दक्षिण दिशा में 2 मीनारे हैं जिस पर नगाड़े रखे हुए हैं और ये जो नगाड़ है उस पर चोट करते हुए उस आवाज़ पैदा की जाती है, आवाज़ या उसको बजाया जाता है। नेपथ्य में नकीब की आवाज़ जल इलाही बर आदम किद मुजरा अदब से, तो इस प्रकार जैसे कि जो सुल्तान आने का जो संकेत है वह हो रहा है। नेपथ्य यानी कि जो दिखाई नहीं दे रहा है, मंच के पीछे का हिस्सा है जो आवाज़ आ रही है लेकिन वो दृश्य दिखाई नहीं देता है। तो इस प्रकार ये जो आवाज़ है यहाँ सुनाई दे रही है। ईश्वर की विभूति प्रकट हुई, सम्मानपूर्वक अभिवादन करो। 3 बार नकीब की आवाज़ होने पर शहाबुद्दीन गौरी का प्रवेश हो जाता है। सब सरदार उठकर खड़े हो जाते हैं। तो इस प्रकार उस गौर किले के सामने के मैदान पर यहाँ शहाबुद्दीन गौरी प्रस्थान करते हैं, प्रवेश होता है और उनका सम्मान करते हुए उपस्थित जो सरदार है उठकर खड़े हो जाते हैं और यहाँ से ये जो एकांकी के जो संवाद है शुरू हो जाते हैं। तो ये प्रसंग है, ये दृश्य है और इस दृश्य में हम देख रहे हैं कि एक विस्तृत जो मैदान है उस मैदान में ये संध्या के समय का या दिन का अंतिम प्रहर का सुंदर सा दृश्य वातावरण दिखाई दे रहा है। रंग बिरंगी पोशाक पहने हुए ये जो सामंत है वह बैठे हुए हैं। उत्तर दिशा में एक ऊंचे मंच पर जहाँ ये जो सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी बैठते हैं वो खाली है। उसके साथ साथ उत्तर और दक्षिण दिशा में 2 मीनारे हैं, वहाँ पर नगाड़े रखे हुए हैं। तो इस प्रकार शहाबुद्दीन गौरी का जो प्रवेश है वहाँ हो जाता है और सब सरदार या सब ये जो सामंत है उठकर उनका स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं। तो इस प्रकार शहाबुद्दीन गौरी इस एकांकी के आरंभ में क्या करते हैं, खान तरार से बात करते हैं। खान तरार उनका एक सरदार है और उन्होंने इस प्रकार का हुक्म सुनाया था कि सभी सरदारों को इस वक्त यहाँ उपस्थित होने के लिए कहा था। तो ये जो मारूफ है वह भी कहता है कि बुलंद इकलाब का हुक्म सुनाया, सब सरदार यहाँ तशरीफ लाए हैं। तो ये जो संवाद है, इन संवादों के अंतर्गत हम देखते हैं कि कुछ अरबी फारसी शब्दों का प्रयोग हुआ है, क्योंकि ये स्वाभाविक है कि ये जो चरित्र है वह मुस्लिम चरित्र है और उनकी भाषा के अंतर्गत इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होना स्वाभाविक है। तो इस प्रकार पात्रानुकूल भाषा का जो प्रयोग है एकांकीकार ने इसके अंतर्गत किया है। शहाबुद्दीन ये जो प्रसंग है, ये जो वातावरण है, देखकर उसके चेहरे पर एक प्रकार की जो प्रसन्नता है दिखाई देती है और आगे कहता है कि हम खुश हुए, सब तशरीफ रखे, सब सरदार बैठ जाते हैं। बात यह है कि अर्थात इन सभी सरदारों को इसलिए यहाँ बुलाया गया है, वो बताते हुए कहते हैं कि हिंदुस्तान से आए हुए हमारे नए मेहमान चंद बरदाई साहब ने कल एक अजीबोगरीब बात बतलाई। उन्होंने फरमाया कि हमारे कैदी मेहमान पृथ्वीराज चौहान जो अपने को दिल्ली का बादशाह कहते हैं, अजीबोगरीब सिफत रखते हैं। तीर अंदाजी में उनकी सिफत है यह है कि वो आवाज़ पर तीर मारते हैं। तो इस प्रकार शहाबुद्दीन गौरी बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं और इस प्रसन्नता में सभी को इसलिए इस मैदान में बुलाया है
और वह सबको बताते हुए कहते हैं कि बात यह है कि हिंदुस्तान से आए हुए हमारे नए मेहमान जो चंद बरदाई है, चंद बरदाई साहब ने कल एक अजीबो गरीब बात बताई है। तो चंद बरदाई के द्वारा बताई गई जो बात है वह सबको बताने के लिए सभी सरदारों को यहाँ उन्होंने बुलाया है। तो उन्होंने क्या बताया है वह भी आगे वो बताते हुए कहते हैं कि उन्होंने फरमाया कि हमारे कैदी मेहमान पृथ्वीराज चौहान जो अपने को दिल्ली का बादशाह कहते हैं, अजीबो गरीब सिफत रखते हैं। सिफत यानी कि उनका एक लक्षण है, विशेषता है। तो इस प्रकार अजीबो गरीब सिफत रखते हैं। तीर अंदाजी में उनकी सिफत यह है कि वो आवाज पर तीर मारते हैं। तो इस प्रकार चंद बरदाई ने इस चौंकाने वाली जो बात है पृथ्वीराज के संदर्भ में शहाबुद्दीन गौरी को बताते हैं और वह जानने के लिए वह बहुत उत्सुक है। वह स्वयं तो उत्सुक है लेकिन सभी को इस प्रकार की बात बता देते हैं। चंद बरदाई द्वारा कही गई जो बात है वह उन्होंने कही है कि हमने जिस कैदी को पकड़ा है वह पृथ्वीराज चौहान है। पृथ्वीराज चौहान आज भी अपने आप को दिल्ली का बादशाह कह रहा है। ये बात वह सबके सामने बता रहे हैं। इतना ही नहीं तो उन्होंने जो बात सुनाई है तो वह अजीबोगरीब सिफत है, उनका एक विशेष लक्षण है। और उन्होंने जो बात बताई है कि तीर अंदाजी में वह सिफत रखते हैं, विशेष एक लक्षण रखते हैं और वह आवाज के द्वारा तीर चलाते हैं, आवाज पर तीर मारते हैं। इस प्रकार की खबर या बात शहाबुद्दीन गौरी अपने सरदारों को सुनाते हैं। तो इस बात को सुनकर कुछ सरदार एक साथ वल्लाह आवाज पर तीर करते हैं, आवाज पर तीर। तो इस प्रकार जैसे कि उनको भी आश्चर्य होता है और ये जो वल्लाह है यानी कि सचमुच आवाज पर तीर। तो इस प्रकार का वो प्रश्न करते हैं। तब शहाबुद्दीन गौरी उनका समाधान करते हुए कहते हैं कि और हैरत अंगेज बात यह है कि आवाज पर तीर मारने में आंख की जरूरत नहीं होती। तो इस प्रकार की और एक आश्चर्य की जो बात है वह बता देते हैं कि आवाज मारने के लिए उनको आंखों की जरूरत नहीं है। तो एकांकी के आरंभ में हम देखते हैं कि यहाँ चंद बरदाई अपने मित्र को देखने के लिए, उनको मिलने के लिए आए हैं। जिस समय चंद बरदाई यहाँ आते हैं तो शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज के संदर्भ में इस प्रकार का जो रहस्यात्मक जो बात है या उनके तीरंदाजी के संदर्भ में या आवाज पर तीर मारने की जो बात है वह मोहम्मद गौरी को बता देते हैं। तो इस बात को सुनकर उनको भी बहुत आश्चर्य होता है, वो जानने के लिए उत्सुक है। तो इसलिए सभी को वहाँ बुलाते हैं और वे सभी को बताते हैं कि आवाज पर तीर मारते हैं और उनको आंखों की भी जरूरत नहीं है बिना देखे। तो इस प्रकार आवाज पर तीर चलाने की जो बात है उन्होंने कही है। तो इस दृष्टि से इस एकांकी के माध्यम से एकांकीकार ने पृथ्वीराज चौहान की ये जो धनुर्विद्या है उस धनुर्विद्या में कितने पारंगत थे या उनका जो कौशल है वह हमारे सामने उपस्थित करना चाहते हैं। तो इस पर जो मारूख खां है, जो सरदार है, वो कहता है कि वाकई हैरतअंगेज बात है। तो शहाबुद्दीन कहता है कि हमने कैदी पृथ्वीराज की आंखें जला दी है, तो हमने भी सोचा कि देखिए हमारे मेहमान चंद बरदाई की बात किस हद तक सही है। तो इस प्रकार शहाबुद्दीन गौरी को चंद बरदाई ने जो बात सुनाई है उस पर उनको विश्वास नहीं हो रहा है। वही इस बात को जानना चाहते कि हमने तो अपने कैदी मेहमान की जो आंखें हैं वो जलाई है, फिर भी हम देखते हैं कि वो किस प्रकार शब्द वेदी बाण चलाते हैं, आवाज पर तीर चलाते हैं, वह देखना चाहते हैं। तो इस पर ये जो मारूख खां है वह कहता है कि अली जहां से सही सोचा। इस प्रकार जैसे कि आपने सही सोचा है, आप जो कह रहे हैं वह सही है। तो शहाबुद्दीन कहते हैं कि हम जुम्मे के रोज पृथ्वीराज को कत्ल करने का हुक्म दे चुके थे। हमने सोचा कि कत्ल करने से पहले हम इस कैदी की तीर अंदाजी भी देख लें। तो इस प्रकार पहले से ये निर्णय हो चुका था
कि शहाबुद्दीन गौरी पृथ्वीराज को जुम्मे यानी कि शुक्रवार के दिन उनका कत्ल करने का हुक्म उन्होंने दिया था। परंतु चंद बरदाई के द्वारा जो आश्चर्य करने वाली जो बात है, सुनने के बाद उनको ऐसा लगता है कि उनको उनका कत्ल होने से पहले या उनको मारने से पहले हम उनका ये जो तीर अंदाजी का जो कौशल है वह तो देख लें। तो उस पर कुछ बैठे हुए जो सरदार हैं, बहुत खूब कहते हैं, उनको भी ये जानना है, देखना है। तो शहाबुद्दीन कहते हैं कि हमारे मेहमान चंद बरदाई साहब क्या यहाँ तशरीफ रखते हैं? तो उनको भी वहाँ बुलाने का आदेश दिया जाता है और उसी समय वहाँ भी चंद बरदाई उपस्थित है। वो कहते हैं कि मैं यहाँ उपस्थित हूँ सुल्तान, मैं जानता था कि इस आवाज़ पर आपको मेरी आवश्यकता पड़ेगी। तो इस प्रकार ये चंद बरदाई भी वहाँ उपस्थित होते हैं और वह भी कहते हैं कि निश्चित रूप से मेरी आवश्यकता आपको पड़ेगी, इसलिए मैं यहाँ उपस्थित हूँ, ये बात वह कह देते हैं। तो ये शहाबुद्दीन गौरी है, वह कहते हैं कि शुक्रिया, हमने कल देखा था कि आप अपने बादशाह की दर्दनाक हालत न देख सकने की वजह से खुदकुशी करना चाहते थे। तो इस प्रकार इसके पहले भी हमने इसकी चर्चा की है कि चंद बरदाई जो पृथ्वीराज के परम मित्र हैं, महाकवि हैं, और वह इस समय पृथ्वीराज को मिलने के लिए आए हैं। पृथ्वीराज की अवस्था या उनकी दुर्दशा को देखकर उनको रहा नहीं जाता, ये जो दर्द है उनको सहा नहीं जाता, जिसके कारण वह स्वयं खुदकुशी आत्महत्या करना चाहते हैं। इस बात का पता शहाबुद्दीन गौरी को लगता है और उसे वह रोक देते हैं। तो इस पर मारूफ खां कहता है कि वल्लाह काबिल तारीफ की बात है। तो इस प्रकार जैसे कि ये जो चंद बरदाई है, चंद बरदाई को पृथ्वीराज का दुख सहन होने के कारण वह आत्महत्या करने का निर्णय लेते हैं। इस पर बाकी जो सरदार हैं उनको भी आश्चर्य होने लगता है। तो ये मारूफ खां कहता है कि तारीफ करने जैसी बात है। तब शहाबुद्दीन गौरी कहते हैं कि लेकिन हम ऐसे बहादुर और वफादार मेहमान को खुदकुशी करने की इजाज़त नहीं दे सकते। हमने फौरन आगे बढ़कर उनका हाथ थाम लिया। उस वक्त की गुफ्तगू से जाहिर हुआ कि उसने महाराज पृथ्वीराज की कमाल की जो तिरांजलि है वह करते हैं, वे आवाज़ पर तीर मारते हैं, इस प्रकार की खबर उस समय उनको मिल जाती है। तो इस प्रकार ये शहाबुद्दीन गौरी अपने सरदारों को चंद बरदाई और पृथ्वीराज के संदर्भ की जो बात है वो बता देते हैं कि वो कितने वफादार है जो हमारे इस समय मेहमान हैं। और ऐसे मेहमान को, वफादार मेहमान को हम खुदकुशी कैसे कर देते हैं। हमने फौरन उनको रोका और उनसे गुफ्तगू की, उनसे बातचीत की, और उस बातचीत से हमें पता चला कि पृथ्वीराज कमाल की तीर अंदाजी करते हैं, आवाज़ पर तीर मारते हैं। इसका पता चंद बरदाई के द्वारा मिलने की बात वह अपने सरदार को बता देते हैं। उसके साथ ही चंद बरदाई कहता है कि सचमुच सुल्तान, तीर चलाने में जैसी कुशलता महाराज पृथ्वीराज में है, वैसी इस समय सारे भारत में किसी अन्य धनुषधारी में नहीं है। हमारे यहाँ ऐसा बाण चलाने को शब्द बेदी बाण चलाना कहते हैं। तो इस प्रकार उससे संबंधित जो जानकारी है चंद बरदाई यहाँ देते हैं और सुल्तान को कहते हैं कि इस प्रकार की जो कुशलता है हमारे महाराज पृथ्वीराज चौहान में है, और इस समय सारे भारत में इस प्रकार की धनुर्धारी जो विद्या है वो कोई नहीं जानता है। और इस प्रकार का बाण चलाने की जो विद्या है उसको शब्दवेदी बाण चलाना कहते हैं, ये भी वह बता देते हैं। शहाबुद्दीन को इस बात को सुनकर आश्चर्य होता है और उसको जानने की जो उत्सुकता है वह व्यक्त करते हुए कहते हैं कि जो कुछ भी कहते हो इससे कोई बहस नहीं है। हम जो ऐसे तीर चलाने का कमाल देखना चाहते हैं, क्या आपने अपने महाराज पृथ्वीराज को हमारी इस ख्वाहिश की इत्तला दे दी है? इत्तला यानी जानकारी, सूचना।
तो इस प्रकार यहाँ शहाबुद्दीन गौरी ने पहले ही चंद बरदाई के सामने इस प्रकार की इच्छा प्रकट की थी कि हम भी पृथ्वीराज की ये जो शब्द वेदी बांध चलाने की जो विधि है या उनका ये जो कौशल है वो देखना चाहते हैं। वह जो ख्वाहिश है वह चंद्रबरदाई के सामने उपस्थित की है और चंद्रबरदाई को पूछ रहे हैं कि क्या तुमने महाराज को यानी कि पृथ्वीराज को हमारी जो ख्वाहिश है उसकी सूचना दी है। तब चंद्रबरदाई कहते हैं कि हाँ सुल्तान, मैंने महाराज पृथ्वीराज से आपकी जो इच्छा है पूरी करने की बात कह दी है। तो इस प्रकार यहाँ चंद्रबरदाई सुल्तान को कहते हैं कि हाँ मैंने पृथ्वीराज को अपनी इच्छा पूरी करने की बात कही है और उन्होंने उसको स्वीकार भी किया है। तब शहाबुद्दीन गौरी कहते हैं कि हम सब खुश हुए। कत्ल होने से पहले वे अपना जो जौहर है, अपना जो कौशल है दिखलाकर हम सभी को खुश कर दे तो उन्हें हम कुछ जैसे कि जो सबाब है वह मिल सकता है, यानी कि कुछ शांति मिल सकती है। इस प्रकार की वो बात कर रहे हैं और इस प्रकार अपने महाराज को यहाँ बुलाने की बात भी वो कहते हैं। तो चंद्रबरदाई कहते कि वो तो मेरे साथ ही यहाँ आए हैं, शायद एक सिपाही के साथ बाहर कहीं रुके हैं। तो शहाबुद्दीन गौरी कहते हैं कि तो उन्हें यहाँ आने के लिए कहा जाए। मारूफ खां को कहते हैं कि कैदी पृथ्वीराज को यहाँ हमारे सामने हाजिर किया जाए। तो ये जो मारूफ है जो हुक्म कहता है और बाहर जाकर उनको वहाँ लेकर आता है। तो उस समय शहाबुद्दीन कहता है कि और सुनो। मारूफ खां वहाँ रुक जाता है। कैदी के हाथ की जो सलाखें खोल दी जाए, तीर चलाने के लिए उनके हाथ खुले रहने चाहिए। तो इस प्रकार उनके हाथों में जो सलाखें थे उसको खोलने की, उनके हाथ खुले रखने की वो बात करते हैं, क्योंकि उनके द्वारा जो तीर चलाने का जो कौशल है देखना है। तो मारूफ खां कहता है कि अल्लाह हुजूर जैसा फरमाते हैं वैसा ही किया जाएगा। तो वहाँ वह प्रस्थान करता है। उसके बाद शहाबुद्दीन कहता है कि आप लोग गौर से देखें, जैसे कि जो पृथ्वीराज की जो कला है, कुशलता है, इस प्रकार की शब्द वेदी बांध चलाने का या आवाज़ पर तीर मारने का जो कौशल है उसके संदर्भ को लेकर अन्य जो सरदार है उनको कहते हैं कि आप गौर से देखें। दाएं बाएं लकड़ी की 2 मीनारें खड़ी की गई है, उन पर सिपाही तैनात कर दिए गए हैं, अपने हाथ नगाड़े लिए हुए हैं। जब वे इशारा पाकर नगाड़े पर चोट करेंगे तब नगाड़े की आवाज़ पर कैदी पृथ्वीराज तीर मारकर नगाड़े के चमड़े को बेच देगा। तो इस प्रकार जैसे कि वह व्यवस्था करते हैं। और ये जो शहाबुद्दीन गौरी है वह अन्य अपने सैनिकों से कहते हैं कि आप गौर से देखिए, दाएं बाएं 2 प्रकार की जो मीनारें हैं वो खड़ी कर दी गई है जो लकड़ी की है, और उन मीनारों पर सिपाही भी तैनात किए गए हैं। और ये जो सिपाही है उन सिपाहियों के पास क्या है, नगाड़े हैं। तो ये सिपाही क्या करेंगे, अपने पास के जो नगाड़े है उसको बजाएंगे, उस पर चोट करेंगे और उससे जो आवाज़ निकलेगी उस आवाज़ पर आधारित पृथ्वीराज क्या करेंगे, तीर मारकर ये जो नगाड़े का जो चमड़ा है उसको बेद देगा। तो इस प्रकार की वो बात करते हैं। तो उस पर ये बात सुनकर उनके सामने जो सैनिक है वह जैसे कि वो कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस प्रकार उनको भी आश्चर्य हो रहा है। तो उस पर चंद्रबरदाई कहते हैं कि आप सब देखेंगे कि महाराज पृथ्वीराज कितना सुंदर शब्दभेद करते हैं। इस पर उनका ये जो कौशल्य है शब्दभेद ही बांध चलाने का, तो आपको पृथ्वीराज का ये शब्दभेद करते हुए आपको बहुत आश्चर्य हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, हम यहाँ रुकते हैं। धन्यवाद।